नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। देश के कई हिस्सों में सरकारी स्कूलों में जुम्मे यानी शुक्रवार को छुट्टी देने और हिजाब पहनकर आने का चलन शुरू हो गया है। तो क्या अब देश कानून के बजाय शरियत से चलने वाला है? खबर यह है कि झारखंड के जामताड़ा से एक ऐसी खबर आई है जो चिंता बढ़ाती है। वहां पर कुछ सरकारी स्कूलों में छुट्टी का दिन बदल दिया गया है। आरोप है कि ये स्कूल जिन इलाकों में है वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती है और स्कूलों में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसलिए आरोप है कि इन स्कूलों में छुट्टी का दिन रविवार से शुक्रवार कर दिया गया, जब जुम्मे की नमाज होती है। हालांकि झारखंड में इस तरह का पहला ये मामला नहीं है। पिछले दिनों झारखंड के गढ़वा से एक ऐसी ही खबर आई थी, जहां एक सरकारी स्कूल में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा ये कहते हुए प्रार्थना को बदलवा दिया गया था कि इलाके में 75% आबादी मुसलमानों की है, इसलिए प्रार्थना भी उन्हीं के हिसाब से की जाएगी। अब सवाल यह है कि स्कूलों का किसी इलाके की आबादी से क्या लेना देना। स्कूल शिक्षा देने का जरिया होता है, ना कि ये किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे देश की पाठशालाओं को धर्म की प्रयोगशालाओं में बदल दिया गया है। कट्टरपंथ और अलगाववाद का दंश कब तक सहेगा देश? भारत में कब लागू होगा एक देश एक कानून? स्कूलों में फैल रहा सांप्रदायिकता का यह संक्रमण कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। कोरोना की वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन इसकी वैक्सीन कब आएगी? आज बड़ा सवाल यही है। इस सवाल की वैक्सीन का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम आपको बताते हैं कि देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो हमारे देश के 15 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 25 करोड़ छात्र इस वायरस से बच जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष कानून है, जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। लेकिन भारत में अभी इस तरह के कानून की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल देश में हर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद के मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के सिविल मामलों का निपटारा होता है। कहने का मतलब यह है कि अभी एक देश एक कानून की व्यवस्था भारत में नहीं है। और यह विडंबना ही है कि भारत का संवैधानिक स्टेटस तो सेकुलर है, यानी धर्मनिरपेक्ष है, जो सभी धर्मों में विश्वास और समानता की बात करता है। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश में कानूनों को लेकर यूनिफॉर्मिटी यानी कि समानता नहीं है, जबकि इस्लामिक देशों में इसे लेकर कानून है। यानी जो देश धर्मनिरपेक्ष है वही समान कानून के रास्ते पर आज तक नहीं चल पाया है। भारत में भले एक देश एक कानून की व्यवस्था ना हो, लेकिन कई देशों ने इसे अपनाया है। फ्रांस में कॉमन सिविल कोड लागू है, जो वहां के सभी धर्मों के लोगों पर समान कानून की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। यूनाइटेड किंगडम के इंग्लिश कॉमन लॉ की तरह अमेरिका में फेडरल लेवल पर कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश कॉमन लॉ के जैसा ही कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। इसके अलावा रशिया, कनाडा, जर्मनी और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में भी सिविल लॉ सिस्टम लागू है, जो एक देश एक कानून को सुनिश्चित करता है। लेकिन केन्या, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और ग्रीस में समान नागरिक संहिता जैसे कानून नहीं है। केन्या, ग्रीस और साउथ अफ्रीका में ईसाई बहुसंख्यक हैं, लेकिन यहाँ मुसलमानों के लिए अलग कानून है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ कुछ मामलों में हिंदुओं के लिए अलग प्रावधान है। हालांकि पाकिस्तान में हिंदुओं को इतनी आज़ादी नहीं है। इसके अलावा नाइजीरिया में 4 तरह के कानून लागू हैं: इंग्लिश लॉ, कॉमन लॉ, कस्टमरी लॉ और शरीयत। यानी यहाँ भी भारत की तरह सभी धर्मों के लिए समान कानून नहीं है। यहाँ पॉइंट यह है कि जिन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून हैं, उन देशों में धर्मनिरपेक्षता का विचार ज़्यादा व्यवहारिक है। उदाहरण के लिए फ्रांस में लगभग 10% मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहाँ एक देश एक कानून होने की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग 3 तलाक और बाल विवाह जैसी इस्लामिक मान्यताओं का पालन नहीं कर सकते। इसके अलावा फ्रांस में कॉमन सिविल कोड होने की वजह से वहाँ पर स्कूलों में बुर्के और हिजाब पर पूरी तरह से बैन लगाना संभव हुआ है। छोटी बात में कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी वैक्सीन है जो धार्मिक कट्टरवाद के संक्रमण से भारत को बचा सकती है। इसे आप भारत के एक ही राज्य गोवा के उदाहरण से समझ सकते हैं। वर्ष 1961 में जब गोवा का भारत में विलय हुआ था, तभी से वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यानी वहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले पुरुष एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। सभी धर्मों की लड़कियों के लिए शादी की उम्र एक जैसी है और तलाक और संपत्ति के बंटवारे में भी महिलाओं को एक जैसे अधिकार हासिल है। यानी वहाँ कानून को अलग अलग धर्मों के हिसाब से तय नहीं किया गया है। गोवा में लगभग 8.5% मुसलमान,
25% ईसाई और 66% हिंदू आबादी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि गोवा में किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने इसका विरोध किया हो, या एक समान कानून से वहां इस्लाम धर्म खतरे में आ गया हो? यहाँ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि भारत में क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों के लिए समान है, यानी चोरी, हत्या और लूट की वारदात चाहे कोई मुसलमान करे या हिंदू करे, सब पर एक जैसी धाराएं और सजा लागू होती है। हमारा सवाल यह है कि एक समान क्रिमिनल लॉ होने से किसका धर्म खतरे में पड़ा है? लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यह धारणा पैदा कर दी गई है कि इससे एक खास धर्म खतरे में आ जाएगा। इसी वजह से भारत के लिए इस कानून को लागू करने में कई चुनौतियां नजर आती हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 44 ये निर्देश देता है कि उचित समय पर सभी धर्मों के लिए पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। लेकिन कभी वोट बैंक की राजनीति की वजह से, कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वजह से और कभी सरकार को बचाए रखने के लिए इस विषय को छेड़ा तक नहीं जाता है। और यही वजह है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन ये आज भी प्रासंगिक नहीं है। वर्ष 1985 में शाहबानो केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को एक रखने में मदद करेगा। तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि देश में अलग अलग कानूनों से होने वाली विचारधाराओं के टकराव खत्म होंगे। वर्ष 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को यह निर्देश दिए थे कि संविधान के आर्टिकल 44 को देश में लागू किया जाए। झारखंड के स्कूल में रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी देने का यह मामला अभी सामने आया है, लेकिन एक कड़वा सच यह है कि इस समस्या के बीज आज से 74 वर्ष पहले ही इस देश की व्यवस्था में डाल दिए गए थे, और यह सब कुछ मुस्लिम वोट बैंक के लिए हुआ था। 23 नवंबर 1948 को संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोरदार बहस हुई थी, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि सिविल मामले में निपटारे के लिए देश में समान कानून होना चाहिए या नहीं। लेकिन संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल साहिब, नसरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग, साहिब बहादुर पोकर, साहिब बहादुर और हुसैन इमाम ने एक मत से इसका विरोध किया था। उस समय संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तमाम बड़े कांग्रेसी नेता भी इसके खिलाफ थे। इन सभी सदस्यों की तब दलील दी थी कि समान कानून होने से मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा और इसमें मुस्लिमों के लिए जो 4 शादियां, 3 तलाक और निकाह हलाला की व्यवस्था की गई है वो भी समाप्त हो जाएगी। भारी विरोध की वजह से उस समय संविधान की मूल भावना में समान अधिकारों को तो जिक्र आया, लेकिन समान कानून की बात ठंडे बस्ते में चली गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।